जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में 3 वीडियो देखा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किस फॉर्मेट में कैसे वीडियोस मिलेंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा वीडियो आया था भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को सही तरीके से पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड वीडियो देखा उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात की, तो वह था महमूद गजनवी और भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज का वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी भारत में कब अटैक करता है, इसने क्या क्या यहाँ पर बदलाव किया, कहां कहां इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसका भारत में अटैक करने का उद्देश्य क्या था। पृथ्वीराज चौहान से जो तराइन का युद्ध हुआ, कैसा युद्ध था, परिणाम क्या हुआ, इसने कुल कितने युद्ध यहाँ पर लड़े, क्या क्या इसने यहाँ के प्रशासन में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, पूरे कल्चर में इसने क्या क्या बदलाव किया, सब पर हम लोग डीपली बात करेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियो आप लोगों को दिए जाते हैं, चाहे वह एम लक्ष्मीकांत की बुक का हो, चाहे रमेश सिंह के इकोनॉमिक्स का हो, या फिर सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा के हिस्ट्री से हो, राम शरण शर्मा के, तो जितने भी वीडियोस अभी तक आप लोगों को दिए गए हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, अगर आप लोगों का माध्यम हिंदी है और यूपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं घर बैठे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि डेली सुबह 7 बजे जो वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बात करेंगे हम लोग, ये चीज बताने का मेरा मतलब क्या था कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जहां से प्रश्न बनता है वही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। आपके सिलेबस के बाहर से कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, आते हैं हम लोग इस वीडियो पर, और यह हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का चौथा वीडियो है, जिसके तहत हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी बहुत ही प्रतापी शासक था जिसने भारत में अटैक किया था। समझेंगे कि यह था कौन। इसके नाम के आगे गौरी लग रहा है तो इसका मतलब है कि यह जहां से बिलोंग करता था शायद वहां का नाम हो या फिर इसके वंश का नाम हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जहां से बिलोंग करता था उस स्थान विशेष का नाम गौर प्रांत हुआ करता था। इसी पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, हर वीडियो की तरह अपनी पेन और कॉपी को विराम दीजिए, सिर्फ मेरी बातों को 8 से 10 मिनट तक सुनिए। पूरा का पूरा प्रोफार्मा और पूरी स्टोरी मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा, फिर हम लोग बोर्ड पर चलेंगे और जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा। आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिना पलक झपकाए आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। बात करते हैं पॉइंट पर। देखिए, जो मोहम्मद गौरी था किस वंश का था, तो गौरी, इसके नाम के लास्ट में गौरी लगा। जैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते थे कि जिन शासकों के नाम, जैसे गुप्त वंश के शासक हैं, सबके नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है। जो मौर्य वंश के शासक हैं उनके नाम के पीछे मौर्य लगा है। पाल वंश के हो गए तो पाल लगा है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि जो मोहम्मद गौरी है इसका वंश ही गौरी होगा, नहीं, इसके वंश का नाम संसवानी था। बहुत ही रेयर केस में आप लोगों को सुनने के लिए मिलता होगा यार। मोहम्मद गौरी जिस वंश से या जिस वंश से बिलोंग करता था वह इसका वंश था संसवानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस गौर नामक स्थान पर। महमूद गजनवी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनवी को पढ़ा था। ठीक है, तुर्कों का पहला आक्रमण था और मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण था। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था कि भारत पर अटैक तो किया, लेकिन उसने भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं की। पिछले 2 वीडियो से मैं बात करते हुए आ रहा हूं कि जब भारत में अरबों ने आक्रमण किया तो भारत में सबसे पहले मुस्लिमों का आक्रमण होता है, इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। लेकिन उसका जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम केवल सिंध प्रांत में और मुल्तान पर ही अधिकार कर पाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता है, लेकिन इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत में हो जाता है। उसके बाद तुर्क वंश आता है या तुर्क साम्राज्य आता है, भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है। तो सबसे पहले आता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी को हेनरी इलियट नामक एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा कि भारत में उसने कुल 17 बार अटैक किया। 17 बार अटैक करने पर भी वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित
नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो महमूद गजनवी था वह जब भारत पर अटैक करता है तो उसका परम उद्देश्य ही रहता है भारत से धन को लूटना। यहां से संपत्ति, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, धन वगैरह लूटता था और वह घोड़ों पर लाद के अपने साथ गजनी ले जाता था जहां का वह रहने वाला था। तो बेसिकली उसने पूरे भारत के बहुत मंदिरों को लूटा, बहुत सारे शासकों को पराजित किया और उनके खजाने को लूटा। सत्ता नहीं स्थापित किया, यहाँ पर उसने सबके साथ लूट घसोट किया और सीधे गजनी में ले जाकर सारी संपदा वहां पर रख देता है और उसे ही देखते देखते वहां पागल हो जाता है। इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो मुस्लिमों ने जो अटैक किया था भारत पर कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हम करेंगे, इस्लाम धर्म का प्रसार करेंगे, तो स्टार्टिंग के दोनों शासक मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था और जो गजनवी था महमूद गजनवी तुर्कों का पहला शासक, वह भी भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल हो जाते हैं। बारी आती है किसकी? मोहम्मद गौरी की, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक अगर कोई है तो वह है मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी के अंदर क्या था ना कि यह महमूद गजनवी की तरह आक्रमण करता था, लेकिन उसके प्रशासन की जो नीतियां थी ना उससे ज्यादा निपुण था यह। इसे हम लोग महमूद गजनवी को अगर हम लोग बात करें तो वह एक कुशल सेनापति था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वह वहां पर युद्ध नहीं हारा था भारत में। ठीक है, एक दो युद्ध थी जिसमें लोगों ने उससे संधि की थी, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं बन सका। प्रशासन की नीतियां उसकी इतनी अच्छी नहीं थी कि भारत में वह साम्राज्य को स्थापित करे, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत से धन को लूटना और गजनी में ले जाना। लेकिन जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी को हम लोग यह क्यों मानते हैं कि भारत में इसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की? क्योंकि इसने भारत में महमूद गजनवी की तरह आक्रमण किया, लेकिन प्रशासन की जो इसकी नीति थी महमूद गजनवी से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इस वजह से प्रशासनिक कुशलता के कारण यह यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करता है। और मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य ही था साम्राज्य का विस्तार करना। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा इतने लेक्चर से कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो मोहम्मद गौरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य ही था भारत में साम्राज्य को स्थापित करना और यहां रहकर शासन करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, इसके नाम और वंश पर आते हैं। वंश मैंने आप लोगों को बताया संसवानी वंश का यह रहने वाला था, और ये जो गौर लगा हुआ है, गौर इसके वंश का नाम नहीं है, यह गौर प्रांत से बिलोंग करता था। ये जो गौरी यहाँ पर लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी हम लोग जानते हैं, तो गौर एक प्रांत का नाम हुआ करता था जो महमूद गजनवी के समय गजनवी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक पहाड़ी राज्य था छोटा सा, वहां पर 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी शासक बनता है। कहां पर? गौर नामक प्रांत पर, जो गजनवी के अंतर्गत एक पहाड़ी राज्य हुआ करता था। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर करिएगा। यहां से प्रश्न बनता है कि गौर का शासक सबसे पहले मोहम्मद गौरी कब बनता है? तो 1173 ईस्वी में यह शासक बनता है। उसके बाद उस समय पंजाब की जो स्थिति थी उसको जीतना बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, और भारत में शासन करने के लिए अगर आपको रास्ता खोलना है तो सबसे पहले पंजाब ही पड़ता था, तो पंजाब को जीतना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी के समय में पंजाब को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था। यूपीएससी में प्रश्न बनता है, मैं डीपली चीजें इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के समय पंजाब को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि पहले हम पंजाब पर अटैक करेंगे और इस पर क्या करेंगे? अपना शासन स्थापित करेंगे। लेकिन पंजाब से पहले मुल्तान पड़ता था। भारत पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। अखंड भारत में अगर कोई प्रवेश करता था तो पहले मुल्तान ही पड़ता था। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? सबसे पहले मुल्तान पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद उसने पेशावर को जीता, फिर उसके बाद सियालकोट के जीतने के बाद वह सिंह द्वार पर जाता है और वहां के गजनवी वंश के शासक को वह पराजित करके वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। देखिए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं बोल रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा। पहला कि उसके वंश का नाम संसवानी था। सबसे पहले वह शासक बना कहां का? गौर प्रांत का, जो कहां पर था? गजनवी के अंतर्गत या उसके अंडर में एक पहाड़ी राज्य हुआ करता था, जिसका शासक
मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बना। उसके बाद इसने भारत में जब 1173 में शासक बना तो 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक बहुत सारे अटैक यहां भारत पर करता है। उन सभी अटैक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसके तहत हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, चंदावर का युद्ध जो जयचंद के साथ उसने लड़ा था। बहुत सारे युद्धों को हम लोग समझेंगे। फिर पंजाब पर इसने अटैक किया, खोखर जनजातियों को पराजित किया। सबसे अंत में 1206 ईस्वी में जब यह यहां से बहुत सारी संपत्ति लेकर यहां पर सत्ता स्थापित करके अपने उत्तराधिकारियों में बांट कर यहां जाता है, तो उसके बाद सिंधु नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पर कुछ स्थानीय जनजातियों ने इसकी हत्या कर दी। देखिए, उत्तराधिकारी का मतलब यह कि इसके कोई पुत्र नहीं थे, यह अपने 3 गुलामों को शासक बनाता है। वो कौन कौन से थे? पहले का नाम यल्दौज था, जिसे इसने मुल्तान का प्रांत दिया। उसके बाद कुबाचा नाम का व्यक्ति था, जिसे इसने सिंध का प्रांत दिया। और उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम आपने सुना होगा, यही व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी सबसे पहले गुलाम या फिर मामलुक वंश की। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे, ठीक। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, उसके पहले यह भारत से वापस जा रहा होता है, उसी समय अपने द्वारा विजित सभी क्षेत्रों में 3 उत्तराधिकारियों को वह बांट देता है, ठीक। तो उसमें यल्दौज, कुबाचा और यल्दौज, कुबाचा और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। 3 उत्तराधिकारियों में यह बांटता है। यही कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे दिल्ली का प्रांत मिलता है, दिल्ली के स्थानीय क्षेत्र मिलते हैं। तो यहां पर यह मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। तो वहां से शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। तो उत्तराधिकारी हो गए। उसके बाद हम लोग इसके बदलाव के बारे में देखेंगे, इसका मूल्यांकन अगर हम लोग करेंगे तो भारत में इसने क्या क्या बदलाव किए, इससे क्या क्या प्रभाव पड़े, सारी चीजें हम लोग मोहम्मद गौरी से रिलेटेड यहां समझने वाले हैं। 8 से 10 युद्धों को भी हम लोग लिखेंगे। अब चलते हैं बोर्ड पर। आई होप कि आपका बैकग्राउंड इस समय स्ट्रांग हो चुका होगा, आप समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या। चलिए बोर्ड पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भारत में मुस्लिम साम्राज्य, ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। इसके वंश का नाम क्या था? संसवानी वंश का था यह, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहां आ जाते हैं? गौड़ प्रांत पर। जैसे जैसे मैंने आप लोगों से बोला है उसी तरह से मैं लिखवाऊंगा भी, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं वही चीजें बोलता हूं जो मैं बोर्ड पर देता हूं और जहां से प्रश्न बनता है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, नोट्स प्रिपेयर किया, वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज किए, तो जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड सभी आपके सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गौड़ प्रांत क्या था? गजनवी के अधीन एक पहाड़ी राज्य। मैं बोल रहा हूं, सेंटेंस आप लोग लिख लेंगे, ठीक। यहां का शासक 1173 ईस्वी में कौन? मोहम्मद गौरी यहां का शासक बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहां आते हैं? पंजाब पर, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। पंजाब को उस समय क्या बोला जाता था? सिंह द्वार। क्या? सिंह द्वार। और पंजाब पर शासन किसका था उस समय? तो मैंने आप लोगों से बताया, गजनवी वंश के एक शासक था जिसका नाम था खुसरो मलिक, ठीक है। इसका शासन था। पंजाब का मतलब यह है कि उस समय का लाहौर पंजाब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आज का जो लाहौर है पाकिस्तान में, वह भारत के अखंड भारत में पंजाब के तहत आता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसने क्या किया? 1173 में शासक बनता है कहां का? गौड़ प्रांत का, भारत का नहीं। लेकिन 1175 से 1205 ईस्वी तक यहां भारत में अटैक करता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख आक्रमण, ठीक है।
प्रमुख आक्रमण के बारे में अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1175 में यह मुल्तान को जीतता है, क्योंकि अभी मैं मैप बनाकर भी आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मुल्तान ही रास्ते में पड़ा, इसलिए मुल्तान को हटा दिया। दूसरे पर आता है 1178, यह पाटन पर करता है। कहां? पाटन, उस समय का गुजरात। गुजरात को मैं GJ लिख रहा हूं, ठीक। 1178 ईस्वी में यह तत्कालीन पाटन पर अटैक करता है। पाटन जो गुजरात का ही एक नाम है, तो कई बार आपको गुजरात न देके पाटन देगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध रहा इसका। जब यह पाटन पर अटैक करता है तो वहां पर इसकी पराजय होती है। ध्यान से देखिएगा, भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कहां पर होती है? तो गुजरात में होती है 1178 ईस्वी में। कई बार पूछ लेता है कि वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय, और इसकी मां, क्या नाम था मां का? नाइक देवी। नाइक देवी। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ पर अटैक करता है। सोमनाथ गुजरात में ही था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था, ठीक है, जो पराजित हो गया था महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट के चला गया था। लेकिन जब 1178 में गुजरात पर अटैक करता है मोहम्मद गौरी, तो उस समय गुजरात की जो स्थिति थी वह बदल चुकी थी। भीम द्वितीय वहां पर शासन कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि भीम द्वितीय नाबालिग था। उसकी मां, जिसका नाम क्या था? नाइक देवी, वह अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर खुद शासन चलाती थी। तो उसकी मां नाइक देवी और स्वयं शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया था। कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी भारत में सबसे पहले कहां पराजित होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 78 के बाद हम लोग आ जाते हैं कहां पर? 1179 में यह जीतता है पेशावर को, ठीक है। उसके बाद यह आता है कहां? 1185 में, और 1185 में यह किसे जीतता है? तो वह आपका जगह था सियालकोट। अब यहां से भी प्रश्न बनता है, सियालकोट। अब यहां मैं वापस लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद गौरी 1185 ईस्वी में सियालकोट पर विजय प्राप्त करता है तो वह कुछ समय के लिए यहां से वापस चला जाता है। प्रश्न बनता है यूपीएससी में कि मोहम्मद गौरी अपने युद्ध अभियान के तहत किस युद्ध को जीतने के बाद एक बार वापस गया था? तो सियालकोट पर उसने जब यहां अपनी सत्ता स्थापित की थी तो वह वापस चला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1186, 1185 तक हो गया। 1185 में सियालकोट, 79 में पेशावर। अब 1186 हम लोग देखेंगे। 1186 में यह जीतता है किसे? पंजाब को। पंजाब ना कहके आप लोग इसे लाहौर बोल सकते हैं, ठीक। यहां का शासक कौन था? तो वह था खुसरवन मलिक। 1186 में लाहौर पर अटैक कर इसने खुसरवन मलिक को पराजित कर दिया, जो कहां का शासक था? गजनवी वंश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1186 ईस्वी में ही यह भटिंडा पर अटैक करता है। अब यह भटिंडा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते होंगे। आपने तराइन का युद्ध पढ़ा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का युद्ध हुआ। उसका मेन कारण ही था भटिंडा पर मोहम्मद गौरी का अधिकार करना। क्यों? क्योंकि ये जो भटिंडा है यह पृथ्वीराज चौहान के ही अंतर्गत आता था, उनके ही प्रशासन क्षेत्र में यह आता था। लेकिन मोहम्मद गौरी इस पर अधिकार कर लेता है। तो उस समय जो अजमेर था, अजमेर पर किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का, और दिल्ली में भी उनका शासन था। सर दो जगह उनका शासन कैसे था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी वह दिल्ली की थी, तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे उन्होंने वहां की सत्ता भी पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी।
सर ये पृथ्वीराज चौहान कौन थे, फर्स्ट थे, सेकंड थे या थर्ड थे? तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। नाम याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। जो तराइन का युद्ध होता है उसका कारण था भटिंडा पर मोहम्मद गौरी की विजय। और तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य में होता है? मोहम्मद गौरी के। तो पहला तराइन का युद्ध होता है कब? 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में होता है। कहां पर? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और किसके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान। इसका कारण क्या था? भटिंडा पर मोहम्मद गौरी का अधिकार। इसमें क्या होता है? इसकी पराजय हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय। भारत में पहली पराजय 1178 में गुजरात में होती है इसकी भीम द्वितीय और उसकी माता नाइक देवी से। और भारत में दूसरी पराजय इसकी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में होता है, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा यहां पराजित होता है। लेकिन यह हार नहीं मानता है। 1192 में फिर यहां आता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ ही और इसमें इसे विजय प्राप्त होती है। आप लोग लिख लेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ और यह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। यह पराजय पृथ्वीराज चौहान की, सॉरी किसकी थी? मोहम्मद गौरी की थी, पृथ्वीराज की नहीं थी। यह पराजय पृथ्वीराज की है, ऐसे समझिए। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। जैसे ही इसने इन्हें पराजित किया तो दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। दिल्ली को राजधानी बना लिया, ऐसे लिखिए। प्रश्न बना कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी किस युद्ध के बाद बनाया, या फिर दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो वह होती है 1192 के दूसरे तराई के युद्ध के बाद। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है तो यह दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है, अर्थात अपना अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर भी इनका शासन था, दिल्ली पर भी अधिकार हो गया और यहां अजमेर पर भी, क्योंकि अजमेर और दिल्ली दोनों के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कहा जाता है, जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, ऐसा माना जाता है कि उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह कथित तौर पर है, मान्य नहीं है। कुछ ऐसे कहा गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान सप्तवेदी बाण चलाते थे। शब्दवेदी मतलब कहीं से आवाज आए वहां वो तीर मारते थे, चाहे अंधेरा ही हो, तीर उनका निशाने पे लगता था। तो इस तरह से जब पृथ्वीराज चौहान ने कैद हुआ करते थे, वहां मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया था, तो चंद बरदाई उनसे मिलने गए थे। तो चंद बरदाई ने यही दोहा वहां पर पढ़ा, चौपाई जो मैं भी बोल रहा हूं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो उन्होंने तीर कमान उठाई और सीधे उसके मस्तक में मारा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है, लेकिन कथित तौर पर है इसकी मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। कहां पर? जनजातियों के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1192 के बाद 1194 का युद्ध होता है चंदावर का। कहां का? चंदावर का युद्ध किसके साथ? जयचंद के साथ। जयचंद के साथ, जो कन्नौज का शासक था। कहां का? कन्नौज का शासक था। ठीक है, कौन? जयचंद। और यह किस वंश का था? तो गहड़वाल वंश का था यह जयचंद। यहां पराजित होता है। 1194 में कन्नौज पर भी पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम आक्रमण यहां करता है 1205 में। किसके विरुद्ध? तो पंजाब के। इसका सबसे अंतिम आक्रमण पूछता है कि इसने कब किया, तो 1205 ईस्वी में
पंजाब में खोखर जनजातियों के विरुद्ध, किसके? खोखर जनजाति के विरुद्ध करता है। उसके बाद यहां से संपदा वगैरह लूटता है और यह कहां जाने लगता है? अपने देश वापस। उसी समय कहां पर? दम्यक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग। 1206 में दम्यक नामक स्थान पर स्थानीय जनजातियों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, 1206 ईस्वी में। अब आते हैं इसके उत्तराधिकारी। देखिए मैंने एक ही पेन से लिख दिया है, आप लोग हाईलाइट करके युद्ध को जरूर लिख लीजिएगा। और जितने युद्ध मैंने लिखा है सिर्फ इतने ही अगर आपने याद कर लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहां से बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम लोग आते हैं इसके उत्तराधिकारी पर। उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? 3 उत्तराधिकारी हुए। पहला यल्दौज, दूसरा कुबाचा और तीसरा कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश का, जिसका नाम गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश था। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका मूल्यांकन करेंगे। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसके मूल्यांकन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि इसने क्या किया था कि भारत में इसके प्रवेश करने का सबसे बड़ा, भारत में प्रवेश करके इसने सत्ता स्थापित करने का सबसे बड़ा जो गुण इसका था वह क्या था? राजनीतिक सुधारों में यह निपुण था, या फिर प्रशासनिक, राजनैतिक सुधारों में निपुण। ठीक, दूसरा था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। अब हम लोग इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, यूपीएससी में ऐसे ही मेंस में आप लोग लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा। तीसरा संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, इसी के समय में आए थे। इनसे प्रश्न बनता है कि संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए या किसके टाइम पीरियड में आए? तो मोहम्मद गौरी की। इन्होंने आगे चलकर क्या किया? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। ठीक, पांचवा पॉइंट है सिक्का ढलाई। इतिहास जानने के स्रोत में जो पुरातात्विक स्रोत है, सिक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसने सिक्के में क्या किया? एक तरफ इसने अरबी भाषा में कलमा लिखवाया और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति लगवाया। अब अगर हम लोग महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने जो सिक्का चलाया था उसमें एक तरफ अरबी भाषा में लेख लिखवाया था, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इस पैटर्न को चेंज किया। मोहम्मद गौरी ने एक तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखवाया और कलमा का मतलब यह है कि जो इस्लाम धर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है, कलमा लिखवाया और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति इसने उकेरवाई उसमें। ठीक, अब हम लोग भारत पर तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव देखते हैं। भारत पर तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव। ठीक,
तो सबसे पहला प्रभाव जो था, मैंने आप लोगों को बताया कि इसने केंद्रीय सत्ता को स्थापित कर दिया था और दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, सबसे पहला है बहुराजतंत्र की समाप्ति। ये मैंने कोई याद नहीं किया है, जो चैप्टर मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया उसी से सोच समझ के मैं चीजें लिख रहा हूं और आई होप कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि मेंस में आपको ऐसे ही चीजें लिखनी पड़ेंगी। दूसरा क्या रहा? सामंतवाद खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि उसके बाद सामंत बचे ही नहीं, सामंतों का शासन खत्म हो गया, केंद्रीयकृत प्रणाली आ गई। केंद्रीयकृत निरंकुश प्रणाली। क्या? निरंकुश प्रणाली। अगर तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो तीसरे पॉइंट के तहत क्या हुआ? शहरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था का उदय। इसके बाद क्या हुआ? शहरी अर्थव्यवस्था का भी उदय हो गया, तो उसके बाद क्या आता है हमारा चौथे पॉइंट पर? तो वह है सेना के स्वरूप में बदलाव। सेना के स्वरूप में भी बदलाव आया। और पांचवा पॉइंट आया इस्लाम धर्म की स्थापना या इस्लाम धर्म का प्रसार। इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। सबसे अंत में आता है एक मोहम्मद हबीब नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, ये मेंस के लिए बोल रहा हूं, आप लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। छठवें पॉइंट पर मोहम्मद हबीब नाम के एक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भारत में तुर्कों का जो आक्रमण था यह शहरीय क्रांति था। अर्थात भारत में तुर्कों के आक्रमण को मोहम्मद हबीब ने शहरीय क्रांति की उपमा दी थी। ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों ने उत्तर लिखा कहां मेंस में, तो 100% आपको आंसर मिलेगा। मैं इनका नाम लिख देता हूं, मोहम्मद हबीब। इन्होंने तुर्कों के आक्रमण को भारत में शहरीय क्रांति की उपमा दी है। ठीक, देखिए मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक वीडियो देखा है तभी ये स्क्रीनशॉट आपके काम में आएगा और आप लोग नोट्स बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं चीजें बहुत शॉर्ट में लिखता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैंने पूरी कोशिश की अपने हिसाब से चीजें एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ, कोई भी ऐसी बात जो आपके समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कमेंट हमेशा रिप्लाई करता हूं, ये आप सबको पता होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। नहीं, दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं, अब हम लोग राजपूतों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही, जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, उसी समय उत्तर भारत में बहुत सारे राजपूत वंशों का उदय हो जाता है। तो उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 4-5 वंश हैं। आपने अगर मेरा पहला वीडियो इसका देखा होगा तो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम लोग तुर्कों के आक्रमण को खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे किसे? राजपूतों का उदय। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पर? कुतुबुद्दीन ऐबक पर, जिसने दिल्ली सल्तनत में पहले वंश अर्थात गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश की स्थापना की थी। तो चलिए मेरे हिसाब से सारी चीजें मैं बता चुका हूं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।